चलिए हम आज पढ़ेंगे संविधान। संविधान में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया था, किसके द्वारा यह नियम बनाया गया था, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा संविधान। संविधान का आज का टॉपिक होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा लाया गया था। इसका जो प्रस्तुतिकर्ता है, इस एक्ट का प्रस्तुतिकर्ता वह है लॉर्ड नॉर्थ। यह जो है इस एक्ट को प्रस्तुत करता है। कब भाई? दिनांक रहता है 16 मई 1773 को। 16 मई 1773 को इस एक्ट को प्रस्तुत करता है लॉर्ड नॉर्थ। लागू कब होता है? तो लागू जो होता है वह आपका 10 जून 1773 को होता है। 10 जून 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लागू होता है। पूछ सकता है रेगुलेटिंग एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। क्या है? यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 शाखा रहता है। 3 शाखा कौन कौन से? तो प्रथम जो शाखा रहता है वह रहता है बंगाल। दूसरा शाखा रहता है मुंबई और तीसरा शाखा रहता है मद्रास। 3 शाखा रहता है। प्रथम रहता है बंगाल, मुंबई, मद्रास, 3 शाखा रहता है। इस जो शाखा रहता है यहाँ गवर्नर बैठते हैं तीनों शाखा में। कौन? गवर्नर। तीनों शाखा में गवर्नर बैठते हैं। फिर क्या होता है? इस जो तीनों शाखा रहता है यहाँ नियम कानून का प्रावधान किया जाता है। नियम कानून का प्रावधान किया जाता है इस तीनों शाखा में। प्रावधान क्या क्या होता है भाई, उसको देखेंगे। प्रावधान कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है उस पर हम बात करेंगे। पहला प्रावधान जो ये मुंबई और मद्रास रहता है उसको बंगाल रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। सबसे प्रथम मुंबई और मद्रास रहता है, इसको बंगाल रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। प्रथम प्रावधान यह होता है कि जो मुंबई और मद्रास रहता है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। तो पहला होता है मुंबई और मद्रास रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। यह जो 2 रेसिडेंसी रहते हैं उसको बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। दूसरा प्रावधान क्या है भाई? दूसरा जो प्रावधान है वह यह है कि इस जो बंगाल का
गवर्नर रहता है, बंगाल का जो गवर्नर रहता है उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है। दूसरा प्रावधान क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों को यहाँ इसके अधीन करने के बाद ही इसको बंगाल के जो गवर्नर होते हैं उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। प्रथम जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल का। यह जो गवर्नर जनरल है इसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया जाता है, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाता है इस एक्ट के तहत, जो कि क्या होगा, गवर्नर जनरल के सहायता के लिए। अगला जो प्रावधान होता है तीसरा, यह जो बंगाल है, बंगाल में एक जगह पड़ता है कोलकाता, कोलकाता। इस कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट जो रहता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है। जो बंगाल में जगह पड़ता है आपका कोलकाता, उस कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। क्या होता है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। ठीक है। चौथा प्रावधान, चौथा जो प्रावधान रहता है उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, इस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते हैं, उनको भारतीयों से, क्योंकि उस समय ये कर्मचारियों से शिकायत मिल रहा था कि यह जो है भारतीयों से रिश्वत लेने का काम करते थे, यह जो रिश्वत है उसको लेना बंद किया गया इस एक्ट के तहत। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया होते हैं वहाँ के कर्मचारी लोग हमारे भारतवासियों से रिश्वत लेते थे, उस रिश्वत को लेना बंद किया जाता है इस एक्ट के तहत। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना बंद किया गया,
जो कर्मचारी होते हैं उसको रिश्वत लेने के लिए बंद कर दिया जाता है। ये रहता है 4 प्रावधान। अंतिम जो प्रावधान है 5वां, वह यह है कि यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्ति किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्ति किया जाता है, जो कि आपका नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों का ब्यौरा कंपनी को देता था। कौन कौन? नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों का जानकारी कंपनी को देता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से यहाँ कंपनी पर नियंत्रण किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया गया, जो कि राजस्व और राजस्व के बाद सैन्य फिर नागरिक संबंधी जो मामला होते थे, संबंधी मामला उसको कंपनी को देता था। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। यह जो 5 प्रावधान है वह एकदम आईएमपी है, कहीं से आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है। 5 जो प्रावधान है वह बहुत आईएमपी है, कहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो प्रावधान हमारे पास आता है वह है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कि भाई ऐसा क्या हुआ कि 1784 का एक्ट को लाया गया, देखेंगे उसको भी। 1784 का वह जो एक्ट है 1784 का, उसको यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह जाती है, उसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को लाया जाता है। जैसे वहाँ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद जो होते हैं उसकी जो संख्या 4 होती है, उसको इस एक्ट के तहत 1784 एक्ट के तहत 3 कर दी जाती है। बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को, मतलब निर्णय लेने की शक्ति को समाप्त कर एक व्यक्ति के द्वारा शक्ति जो है, निर्णय लेने की शक्ति जो है वह प्रावधान इसमें किया जाता है। अगर एक व्यक्ति कोई बोलता है तो उसका निर्णय लेने की शक्ति दे दिया जाता है गवर्नर को। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार का प्रावधान किया गया है। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्त किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्त किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है वह प्रशासन पर नियंत्रण करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह व्यापार पर नियंत्रण करता था। इस प्रकार से बहुत सारा प्रावधान किया गया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। चलिए देखते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसका प्रावधान इस एक्ट को पहले देखते हैं क्यों लाया गया था। क्यों लाया गया था, ऐसा क्या हुआ कि इस एक्ट को लाना पड़ा? तो क्या हुआ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं उसमें बहुत सारा कमियां रह जाता है। उसी कमियां को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773
के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो प्रावधान किया जाता है, पहला 2 ठो गठन नियुक्त किया जाता है। प्रथम जो गठन रहता है, संगठन जो रहता है, वह रहता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा जो रहता है बोर्ड वह रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है भाई? तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वह प्रशासन पर नियंत्रण करता था। प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासन पर नियंत्रण के लिए इस बोर्ड को बनाया गया था। दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको जो है व्यापार पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। व्यापार पर नियंत्रण के लिए, व्यापार पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था। 2 प्रावधान। तीसरा जो प्रावधान है वह यह है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 कार्यकारिणी सदस्य का गठन किया गया था, उसको यहाँ पर 3 कर दिया जाता है। कार्यकारिणी परिषद की संख्या, कार्यकारिणी सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या 3 कर दी गई इस एक्ट के तहत, कर दी गई। चौथा प्रावधान, चौथा जो प्रावधान है वह यह है, बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की जो शक्ति रहता है उसको इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो उस हिसाब से निर्णय लेने की शक्ति जो है दिया गया था इस एक्ट के तहत। बहुमत के आधार पर बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। एक व्यक्ति के कहने पर निर्णय लेने की शक्ति मिली। इस एक्ट के तहत बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति को समाप्त किया गया। एक व्यक्ति के कहने पर निर्णय लेने की शक्ति मिलता है। ठीक है। पांचवा जो प्रावधान होता है वह यह होता है, पांचवा गवर्नर को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होता है। जो निर्णय उसको देना है वह निर्णायक मत देने की उसको शक्ति प्राप्त दिया जाता है, शक्ति दिया जाता है उसको, गवर्नर को। गवर्नर को निर्णायक मत देने की शक्ति
प्रदान की गई। ये होता है इसका 5 विशेष प्रावधान। आपको मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछताछ है। जो एक्ट है यहाँ से प्रश्न पूछता है पेपर में, वो चाहे व्यापम हो या फिर पीएससी हो, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगला जो प्रावधान है हमारे पास वह है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर जो एक्ट है उसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को सारा पूर्ण होने पर उस एक्ट को लाया जाता है। मतलब 1773 के एक्ट के पूर्ण होने पर उस एक्ट को लाया जाता है 1793 का चार्टर एक्ट को। चलिए देखते हैं उसका प्रावधान क्या है। 1793 चार्टर एक्ट। इस एक्ट को क्यों लाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पूर्ण होने पर इस एक्ट को लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पूर्ण होने पर इस एक्ट को लाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट को। यह जो चार्टर जो है एक्ट है उसको हर 20 साल में लाया जाएगा। आपका इसके बाद आएगा 1813, फिर 1833, फिर 1853, ऐसे हर 20 साल में चार्टर एक्ट को लाया जाएगा। प्रावधान देखते हैं इसका। प्रावधान क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है उसको। इसका जो विशेष प्रावधान है वह एक ही जो है इसका विशेष प्रावधान है। वह यह है कि गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल बैठे रहते हैं उसके शक्ति में वृद्धि किया जाता है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के शक्ति में वृद्धि किया जाता है। भाई उसको और भी अधिकार दिए जाते हैं कि आप इस कार्य में अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, अपना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं बोल करके। यह जो प्रावधान है वह विशेष है एकदम। इसके बाद 20 वर्ष जो 1793 का चार्टर एक्ट है इसका 20 वर्ष पूर्ण होने पर एक्ट लाया जाता है 1813। अगला हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 20 वर्ष क्योंकि पूर्ण होने पर चार्टर एक्ट आपका 20-20 साल में आएगा। देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। वह जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसमें प्रमुख प्रावधान रहता है 3। पहला जो प्रावधान रहता है वह हमारे भारत के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। और वह जो है चीन के साथ व्यापार यथावत उसका जारी रहता है, उसको बताया गया है। दूसरा था वह यह था कि जो भारतीय होते हैं हम लोग, उसके हमारे शिक्षा के लिए वहाँ प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान किया जाता है। भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया जाता है। तीसरा जो होता है वह प्रावधान यह था कि जो उस समय ईसाई मिशनरी थे, ईसाई,
उसके धार्मिक प्रचार के लिए उसको स्वतंत्रता दिया जाता है कि आप बेफिक्र आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं बोल करके ईस्ट जो इंडिया कंपनी है उसको दिया जाता है। उसके द्वारा धार्मिक मिशनरियों जो उस समय था ईसाई वाले लोग उनको दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्यों लाया गया भाई? तो 1793 के चार्टर एक्ट के 20 वर्ष पूर्ण होने पर, 20 वर्ष पूर्ण होने पर क्यों लाया गया था? 1793 के चार्टर एक्ट के 20 वर्ष पूर्ण होने पर इस एक्ट को लाया गया था। इसमें भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहला जो प्रावधान है वह यह है, प्रावधान पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। एकाधिकार को इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया जाता है। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा नहीं, अभी और है इसमें, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इसका केवल चीन के साथ, चाय और अफीम का व्यापार यथावत जारी रहता है। का व्यापार यथावत जारी रहता है। यथावत जारी रहता है, केवल चीन के साथ इसका जो है व्यापार है वह जारी रहता है, चाय और अफीम वाला। दूसरा जो प्रावधान है वह यह है, दूसरा हमारे जो शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के तहत। भारतीयों के शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया जाता है। भारतीयों के शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। तीसरा जो प्रावधान था, ईसाई मिशनरियों के धार्मिक प्रचार, ईसाई मिशनरियों के धार्मिक प्रचार प्रसार के धार्मिक प्रचार प्रसार का स्वतंत्रता दिया गया। धार्मिक प्रचार प्रसार का स्वतंत्रता दिया गया ईसाई लोगों को। यह जो
1813 का चार्टर एक्ट है वह होता है यहाँ पर समाप्त। मिलेंगे हम अगला वीडियो में। जो हमारा अगला जो एक्ट होगा वह होगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट होगा जो हमारा जो है अगला वीडियो होगा वो 1833 का चार्टर एक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।